Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another exciting episode of Wake Up Pakistan. Wake Up Pakistan पाकिस्तानी मीडिया का वो वाहिद शो है जो वो इश्यूज उठाता है जो कोई और नहीं उठाता है। क्लाइमेट चेंज हो, ब्लू इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, वो तमाम तर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इश्यूज जो हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सैडली कोई उनकी बात करता ही नहीं है। लेकिन वेकअप पाकिस्तान में हम डिस्कस करते हैं। आज जो हम इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मलीर एक्सप्रेस वे की सड़क। एक सड़क से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहां के जो लोकल लोग हैं वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं, माहौलियाती तब्दीलियां कितनी आएंगी, क्या इस सड़क के बनने से किन लोगों को नुकसान होगा, कहीं सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का खर्चा बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं हमारी नेचुरल इको हैबिटेट तबाह तो नहीं हो जाएगा, कहीं 100-100 साल के दरख्त काटने के बाद उनको वापस भी खड़ा किया जाएगा, वैसे दरख्त पैदा किए जाएंगे या नहीं, ये आज हम शो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शो है। और मेरे पैनलिस्ट भी बड़े कमाल हैं। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर दरिया साहब, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कराची में क्लाइमेट सेंटर भी खोलने वाले हैं। नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। साथ साथ अबीरा अशफाक एडवोकेट हैं और अवामी वर्कर्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, कराची बचाओ तहरीक से भी, वुमेन डेवलपमेंट फ्रंट से भी, इंडिजिनस राइट्स अलायंस से भी। और अबीरा का ये कमाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो पहले इस प्रोजेक्ट को $100 मिलियन की फंडिंग दे रहा था, इन्होंने और इनकी टीम ने जाके केस लड़ा है, कई महीनों तक एडीबी के साथ मीटिंग्स की हैं और उनको बताया है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, जिसके बाद एडीबी ने $100 मिलियन की फंडिंग रोक दी है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट और ज्यादा मशकूक हो गया कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्लाइमेट चेंज पर कितना इंपैक्ट आएगा। लेकिन हमारे मकामी लोग, हमारी हुक्मरान खामोश बैठे हैं, वो नहीं रोक रहे इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, अर्थवर्क्स कंप्लीट हो गए। हमें साथ साथ ज्वाइन करेंगे अहमद शब्बर साहब, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और साथ साथ फिजिसिस्ट भी हैं, इंटरनेशनली नासा और दूसरे न्यूक्लियर प्लांट से भी आपने काम किया है और आप पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के भी रूए रवा हैं। उनके साथ मौजूद हैं लियाकत अली खान एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, मलीर के हवाले से भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ इन्वायरमेंट के। सलमान बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, रेजिडेंट हैं मलीर के, इंडिजिनस राइट्स अलायंस से आपका ताल्लुक है। मैं तमाम तर पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा और अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, अबीरा आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ा मिशन अपने सर पे लिया कि आप एडीबी के पास गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, और अपना मुद्दा, अपना केस वहाँ पेश किया और उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रोक दी। टेल अस अबाउट द जर्नी, क्या हुआ, क्यों किया आपने ये? जी थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस टू स्पीक। देखें, मैंने अकेले नहीं किया था कि ये जो था ये पूरा हमारा एक ग्रुप एफर्ट था। इंडिजिनस राइट्स लीगल की जो टीम थी जिसमें काजिम, महेसर और इमरान बलोच भी शामिल और हमारे वकील जुबैर अब्रो और परवश शाह, उन्होंने जब ये एडीबी के सामने मैं अपील तैयार कर रही थी तो साथ के साथ वो लोग ट्राइब्यूनल के अंदर केस लड़ रहे थे और वो तकरीबन 1.5 साल चला। तो हमारे साथ जो हमारी पूरी टीम थी उसकी सपोर्ट थी और सारी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो हमारे एबीडीपी के कंप्लेंट में गई है वो हमारे मलीर के रेजिडेंट सलमान बलोच हो गए, अख्तर कलमती, वो उन्होंने दी है। तो मैं ये कहूँगी कि ये कभी भी एक यानी कि इनफरादी जीत नहीं होती, हमेशा एक कलेक्टिव विक्ट्री होती है। इज्तमाही तौर पर हम इसे देखते हैं और एक फर्द कभी भी ये केस नहीं लड़ सकता क्योंकि सियासत जो होती है वो हमेशा वकालत से जुड़ी हुई होती है। तो जब आप ऑन ग्राउंड एहतजाज नहीं कर रहे होंगे और इशू के बारे में आप जानकारी नहीं फैला रहे होंगे तो आपकी लीगल स्ट्रगल चाहे वो कोर्ट में हो, इशू ट्राइब्यूनल क्या में है हो, अबीरा, या फॉर आवर व्यूअर्स प्लीज एक्सप्लेन, इशू आखिर है क्या आपकी नजर में? देखिए इशू 3 है। एडीबी जो इसको फंड करने जा रहा था, इनकी अपनी 2009 की एक समाजी पॉलिसी है जिसके मुताबिक जब भी इंडिजिनस लोगों के हकूक के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो, इनवॉलंटरी रिसेटलमेंट हो, लोगों को बेदखल किया जा रहा हो उनकी जमीनों से, या माहौलियात पे, माहौल पे कोई असर हो, तो इनकी ये 2009 की पॉलिसी ट्रिगर हो जाती है। तो हमने ये इश्यूज उनको अपने बयानियों में डाले और इसी के ऊपर हमने मुकदमा लड़ा और हमारी बाकायदा हियरिंग्स हुई। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक एक पूरा सिलसिला चला और अभी एक हफ्ता पहले हमारे हक में ये फैसला आया है। राइट, हमारे साथ एक मलीर के रेजिडेंट भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको अब शामिल गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जो वहाँ पे लोकल हैं, जो रह रहे हैं, उनसे जानना ज़रूरी है। और सलमान बलोच साहब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि इनको वाइल्ड लाइफ से कितना प्यार है, अल्लाह की मखलूक से कितना प्यार है। सलमान साहब बताइए, क्या है ऐसा मलीर में जो तबाह हो जाएगा? अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अराउंड 700 के करीब जो है बर्ड स्पीशीज़ हैं।
और अगर हम बात करें सिंध की तो 300 प्लस बर्ड स्पीशीज़ हैं, 400 के करीब हैं, और कराची में ऑलमोस्ट 300 के करीब जो है स्पीशीज़ हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। तो उसमें मलीर में अगर सिर्फ मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें तो मलीर एक्सप्रेसवे में सिर्फ एक पॉइंट मलीर डैम की अगर हम बात करते हैं, ये 39 किलोमीटर का रोड है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 2 से 1.5 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 2-3 बल्कि 4 फोटोग्राफर्स ने काम किया, उन्होंने बर्ड वॉचर ने रिकॉर्ड किया है। तो 180 प्लस स्पीशीज़ सिर्फ एक पॉइंट से हमने रिकॉर्ड किए हैं। और उसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊं कि क्या ज़्यादा इसमें अहम है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड हैं, जैसे पैलेट स्वेप्ट है, फॉरेस्ट वैक्टेल है, इस तरह के कई। ये आप चिड़ियाओं के नाम ले रहे हैं, आम आदमी नहीं जानता। नहीं मैं भी बिल्कुल जानता, गांव से देहात बिल्कुल। से ताल्लुक रखता हूं, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर इस पे काम करते हैं, उनको पता है कि फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कि वो स्टिल पहली बार नजर यहाँ पर आई हैं वो। जी, पहली बार वो रिकॉर्ड यहाँ पे हुई हैं। ओके, कैमरा की आंख से। कैमरा की आंख से। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी इंडेंजर स्पीशीज़ हैं, जैसे इजिप्शियन वल्चर है, उसका विंटर माइग्रेशन ग्राउंड है, क्योंकि मलीर रिवर का जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिटेट है। उसमें मानसून में बारिशें होती हैं, फिर उसके बाद साल में तकरीबन 6 से 7 महीना वो पानी फ्लो करता है, स्ट्रीम्स उसके चलते हैं, तो उनको पानी मिलता है, उनको रोडेंट्स मिलती हैं हंटिंग के लिए। इसके अलावा स्टेप ईगल जो इंडेंजर स्पीशी है, वो भी यहाँ पे स्टे करती है मलीर रिवर में। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो इस हैबिटेट में पाई जाती हैं। तो ये हैबिटेट बहुत सारे अपने रिकॉर्ड्स की वजह से पूरे पाकिस्तान भर के बर्ड वॉचर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो इस सड़क से सारी बर्ड्स खत्म हो जाएंगी इस एक्सप्रेसवे से? ये आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में रह सकते हैं, लेकिन अक्सरियत नहीं रह पाती। उनको आइसोलेशन चाहिए, उनको शोर से दूर रहना है, उनको धुएं से बचना है, उनको रिवर प्रॉपर हैबिटेट के साथ चाहिए, जंगलनुमा माहौल चाहिए। अगर आप इजिप्शियन वल्चर अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। सेम यही स्टेपी ईगल है, वो नहीं मिलेगा आपको। फॉरेस्ट वैक्टेल है, उसका नाम फॉरेस्ट है, जो स्पीशी का नाम रखा गया है, वो आपको एक कंक्रीट के साथ कैसे मिलेगा? तो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, मैं तो अभी सिर्फ बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। कराची में स्पेशली मलीर के एरियाज़ में 70 प्लस बटरफ्लाइज स्पीशीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी पे काम करते हैं। उनको पता है कि बटरफ्लाइज का मतलब ये है कि वो पूरी इकोलॉजिकल चेन को स्टार्ट करती हैं। ठीक है, ये नेचुरल हैबिटेट बहुत हमारे लिए कीमती है, ये कदीम है, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है जो तबाह हो जाएगा। इसमें मजीद आपसे मैं बात करूंगा। सलमान साहब, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मेरी बहन कनाडा के खूबसूरत तरीन शहर में रहती है, इसका नाम है कैलगरी। उनका ये कहना था कि कैलगरी की ज़मीन सस्ती है जबकि वो खूबसूरत तरीन शहर है दुनिया का, लेकिन कराची की ज़मीन महंगी है जबकि बदतरीन शहर है रहने के लिए दुनिया का। क्या वजह है इसकी? क्या जवाब दिया मैंने अपनी बहन को, बताऊंगा आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। आज का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसकी फंडिंग पहले एडीबी कर रहा था, फिर एडीबी ने मना कर दिया, क्लाइमेट चेंज वजह बताई। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक टीजर छोड़ा था, वो ये था कि मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि मैं कनाडा के खूबसूरत तरीन शहर में रहती हूँ, वहां जमीन सस्ती है, कराची जो दुनिया का बदतरीन शहर है रहने के लिए, वहां जमीन महंगी है, क्या वजह है? मैंने उन्हें जवाब दिया कि यहाँ पर जो लोग कंस्ट्रक्शन में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, अगर उतने ही लोग कनाडा में भी होते पावरफुल जितने यहाँ पर हैं, तो यकीनन वहां पर ही महंगी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में वाज़ेह है कि जो सबसे ताकतवर तबका है इस मुल्क का, वो कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है, जो कि अनटचेबल समझे जाते हैं। इसीलिए शायद वो जो चाहें इस मुल्क में कर सकते हैं, चाहे फिर उसकी कीमत कुछ भी हो। बिजनेस के अंदर हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर कोई आप एक काम कर रहे हैं तो जो नुकसान उसके बदले आपको उठाना पड़ रहा है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो नुकसान आप कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हम मलीर एक्सप्रेस वे तो बना रहे हैं, पर जो नुकसान हम उठा रहे हैं क्लाइमेट के नाम पे, नेचुरल हैबिटेट के नाम से, इकोलॉजी के नाम पे, वो कहते हैं कि नाकाबिले तलाफी है। कभी वो नुकसान दोबारा नहीं उसका भरा अजाला किया जा सकेगा। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान बलोच साहब बात कर रहे थे कि वहां पे कितनी बर्ड्स की स्पीशीज हैं, नेचुरल हैबिटेट है जो तबाह हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक रिवर
भी है, उसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर का सेटअप भी है जो कहा जा रहा है तबाह हो जाएगा। मैं शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूं अहमद शब्बर साहब को। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे केसेस लड़ रहे हैं अदालतों में, और अदालतों में केस लड़ना किसी छोटे आदमी का काम तो होता नहीं है। अहमद शब्बर साहब, किस तरह मुकाबला कर रहे हैं आप इतने ताकतवर लोगों का, ऐसी बड़ी बड़ी लॉबीज का, ऐसे कंस्ट्रक्शन माफियाज का? देखिए, सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक कि आप बार बार कंस्ट्रक्शन का नाम ले रहे हैं, आप डेवलपमेंट माफिया नहीं कह रहे। ओके। क्योंकि डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डेवलपमेंट हमेशा एनवायरो ह्यूमन सेंट्रिक। तो कौन कहता है डेवलपमेंट? वैसे कौन है लोग ये? जो लोग हमें कहते हैं कि आप जो है तरक्याती काम के मुखालिफ हैं या आप डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम लोग उनको ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम हैपहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको पानी की टंकी अपने घर पे बनानी हो तो क्या आप वो अपने कमरे के अंदर बना देंगे या ड्राइंग रूम के अंदर बना देंगे, या आप सोच समझ के अपना रूफ़ की स्ट्रेस टेस्टिंग करके छत के ऊपर कहीं बनाएंगे या अंडरग्राउंड कोने में बनाएंगे? यहाँ पे आप देखें कि दिहाइयों से ये चलता आ रहा है कि रैंडम हैपहैज़र्ड जगह पे कभी समंदर की भराई करके हाउसिंग सोसाइटीज बना दी इस जाती हैं, प्रोजेक्ट के बिल्डिंग्स लिए बना दी भी जाती हैं। अहमद साहब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पूरी तैयार की गई थी और उसने क्लियरेंस दी थी। एग्जैक्टली तो हमने इस प्रोजेक्ट में जो कोर्ट में चैलेंज किया था एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल में, वो यही चैलेंज किया था कि द EIA वाज डन इनकरेक्टली। EIA में इंडिजिनस लोगों के नाम ही नहीं है। EIA में ये कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ मौजूद ही नहीं है मलीर में, कोई घर नहीं डैमेज हो रहा, कोई रिवर बेड के ऊपर से नहीं जा रहा, कोई आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं ख़त्म हो रहा। देखें, कोई भी आप काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट करें, उस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। लेट्स बी रियल। यहाँ से आप गाड़ी चला के अगर अपने घर पे जाएंगे तो उसका भी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, मगर मिनिमम लॉस के साथ आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए EIA करवाया जाता है कि अगर आपको लगे कि नहीं ये फीजिबल नहीं है माहौलियाती तौर पे या माहौल दोस्त इंसान दोस्त नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट को रद्द करें या उसका कोई ऑल्टरनेट आप तलाश करें। यहाँ पे तो वही चीज़ चल रही है कि अंधाधुंध उन्होंने जो है मलीर नदी के बीच में से आप इतना बड़ा एक्सप्रेसवे गुजार रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों को फैसिलिटेट क्या करने के फर्क लिए। पड़ेगा नदी पे अहमद साहब? आपका एक तो रिवर बेड सैंड माइनिंग हो रही है, दूसरा आपने जो अर्बन फ्लडिंग आपने जो देखी है पिछले 2020 में भी जो है DHA वाले खुद डूबे थे, और फिर कराची भी डूबता रहता है, और पूरा जो कोरंगी क्रॉसवे के ऊपर जो फ्लडिंग होती है, ये आपका मरीड एक्सप्रेसवे अगर बनता है तो खुदा न खास्ता जब बारिशें इस तरह की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से देखें ये बढ़ता रहेगा। अल्लाह करे कि ना बढ़े, बारिशें इतनी ज़्यादा ना हो, मगर आप जो पूरा अगर नदी का रास्ता और जो ये मलीर जो बेसन था, दिस वाज अ नेचुरल स्टॉर्म वाटर बेसन, इसको अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे बीच में इतना चौड़ा जो एक्सप्रेसवे बना के, तो सैलाब और ज़्यादा आएगा, अर्बन जो वो है अर्बन फ्लडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनाने का मकसद ही ये था कि लोगों को ये ज़रा सा समझाया जाए कि जी डेवलपमेंट किसी और चीज़ का नाम है, डेवलपमेंट बाकायदा माहौल दोस्त इंसान दोस्त तरक्की का नाम है, और कंस्ट्रक्शन आपको करनी हो तो तामीर करनी हो तो आप कहीं भी फिर जाके बिल्डिंग खड़ी कर दें। बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या वजह है कि इतने सारे लोग शोर मचा रहे हैं? ADB ने फंडिंग बंद कर दी लेकिन प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ। डेफिनेटली साहब, ज़रा अभी मेरे बिरादर ने कहा कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की बात की, बिल्कुल ये ताकतवर हैं साहब। ज़रा जब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ आप बनाएंगे, शहर से बाहर जाके जंगलात को आबाद करेंगे, वहाँ पे आप जंगलात को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जब शहर आबाद होंगे तो उनको रास्ते देने हैं उन्होंने साहब। ज़रा उस सोसाइटी को, उस डेवलपमेंट को उन्हें आगे बढ़ाना है, तो बीच में साहब ज़रा इनको अपने मफाद के लिए अगर वहाँ पे कोई नदी में से चाहे उनको नदी में से चाहे उनको डेवलपमेंट करनी पड़े या लोगों की आबादियां जो है ख़त्म करनी पड़े, तो डेफिनेटली वो करते हैं। वो पंजाब से सर खबरें आई थी ना कि आम के बाग खत्म करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाई थी। बिल्कुल, आपको जितने भी रोड्स मिलेंगे, उन रोड्स के ऊपर जितने भी हमारे जो है ना वो दरख्त लगे हुए थे, सारे उन्होंने कटाई की, शहरों के अंदर सारे ख़त्म हो गए। पहले ये सिलसिला होता था कि जब भी किसी भी जगह पे कॉलोनी आबादी होती थी, वहाँ पे दरख्त लगाए जाते थे ताकि वहाँ पे जो है माहौल को बेहतर किया जा सके। आप किसी भी जो है ना, आप चाहे मोटरवे पे जाएं, किसी भी रोड पे जाएं, आपको दरख्त नज़र नहीं आएंगे। आप कराची शहर के अंदर तो बिल्कुल जो है ना शाजो नज़र। मलीर के इलाके में हम देखते हैं कि कुछ आबादियों के अंदर जो है ना वहाँ पे दरख्त हैं। अब ये वहाँ पे सब्जियाँ हो रही हैं, जो है ना बहुत सारे लोग काश्तकारी करते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं, लोगों की ज़राअत का जो है ना एक बिज़नेस है वहाँ पे। फिर लोग जो है ना बड़े दूर दूर रहते हैं। अब जब से ये कॉलोनियाँ बनी हैं, सोसाइटियाँ बनी हैं, तो डेफिनेटली आबादी बिल्कुल डेवलप हो गई है। अब ये क्या करते हैं कि वहाँ पे प्लाटिंग करके जो है लोगों को जो है ना प्लाट बेचते हैं, उसके बाद उनके लिए फिर जो है
बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लैंड ग्रैबर भी वहाँ पे शामिल हो जाते हैं, फिर गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पे भी कब्जा होता है, फिर उनको रास्ते देने के लिए जो ना जो चीज़ उनके आगे आती है साफ ज़ाहिर है उससे फिर पूरी मशीनरी काम कर रही होती है जो ना, उसमें आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आ रही होती हैं, तो फिर लोग उस सूरत में जो है ना अदालतों का रुख करते हैं। तो फिर अदालतें देखें कितनी हद तक उनको रोकेंगी जो ना, जहाँ अदालतों के इल्म में ये बात आती है वहाँ पे जो है ना वो नोटिस भी ले जाते हैं, वहाँ पे फैसले भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि ये फिर मुक्का हो जाता है, और मुक्का होने के बाद जो है ना फिर जाके जो उनका प्रोजेक्ट होता है डेफिनेटली वो चलता है। अभी जिस प्रोजेक्ट के मलिन नदी के जो प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं उनको जाएगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों को नुकसान मिलेगा। अब जो लोग ट्रिब्यूनल के अंदर गए हैं, जिनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है, जिनकी ज़राअत ख़त्म हो रही है, डेफिनेटली वो अपना क्लेम लेकर गए। कल यही लोग होंगे जाके जो है ना उन्हीं के साथ जाके बैठ के जो है ना ये एग्रीमेंट करेंगे कि जी आप हमारा क्लेम हमें दे दें, आप बिल्कुल गुजारें जो है ना साफ ज़रिए। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि रुकने वाली नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली ये चलेंगी जो है ना, चाहे जितनी भी कर लें। लेकिन इस सूरत में मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट चाहे हम लेकर जाएं तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आने वाले जो हमारे नताइज हैं उसको देखना चाहिए। कल सैलाब ने आना है, बारिश ने आना है, उससे पानी की निकासी कैसे होगी, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो नाले बने गए हैं, जो जिन नालों से ये पानी गुजरता है, अगर ये बंद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये पानी की निकासी कहाँ से होगी। राइट सर। जैसे इन्होंने अभी कहा कि जी मलीर नदी का फ्लड आता है एवं इसके अलावा कुरंगी को फ्लड आता है, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर तो हम देखते हैं बिल्कुल दरिया के दरियाओं में डालते हैं। फिर ये सारा पानी जो है, जो हमारे डैम वाला जो एक प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी जो हम देखते हैं कि वो अभी सारे खटाई में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर किसी का इत्तेफाक नहीं हो रहा। अब जो पानी आता है वो सारा समंदर के अंदर जाता है, फिर हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग है। अगर ये तमाम चीज़ें कंसिस्ट के साथ हो जाएँ कि इसके ऊपर बैठ के एक लाहे अमल तैयार किया जाए कि हमें माहौलियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए दरख्त लगाने चाहिए, लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो अपने घरों के पास लगाएं, अपने इलाकों में लगाएं, अपनी ज़मीनों में लगाएं। साथ साथ जो है ना उसका आगे हमें सदैव ये भी देखना है कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे जो जंगलात हम ख़त्म कर रहे हैं, जो आबादियाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, जो ज़राअत हम ख़त्म कर रहे हैं, उन लोगों को भी फैसिलिटेट करना चाहिए कि आगे जाके जो है ना वो काश्तकारी करें। आपको जितनी भी ज़मीनें नज़र आएंगी शहर के मोहल्ले के इलाकों में, ये सारी स्टेट लैंड है और लोगों को 30-30 साल दी गई हैं, जो है ना 60-60 साल दी गई। अब ये तमाम मेरे ख्याल में जो है ना वो सारी सर, वो जब ज़मीनों पे कब्जा केस कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में चला था तो मुझे याद है कि 350 के करीब 350 एकड़ के करीब सिंध हुकूमत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, इस पूरी रिपोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन लेट्स इंक्लूड मिस्टर नादिर गबोल इन द डिस्कशन। नादिर, आप यंग ब्लड हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक नौजवान सियासी लीडर हैं और आप सन ऑफ द सॉइल भी हैं, आप कनेक्टेड भी हैं लोगों से, आवाम के अंदर जाते भी हैं। ये जो तमाम तर शिकवा है कि एक प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेस वे जिससे क्लाइमेट चेंज, जिसके नाम के ऊपर हम कितने सारे बिलियन के प्लेजेस लेकर आए थे, शहरी रहमान साहिबा, प्राइम मिनिस्टर, पूरी टीम गई थी शर्म अल शेख मिस्र में जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या आप समझते हैं कि ये सही फैसला है मलीर एक्सप्रेस वे वाला, या फिर एडीबी ने सही डिसीजन लिया है कि पैसे रोक दिए हैं कि क्लाइमेट चेंज से बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर? जी, तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने अपने इंट्रो में एक बहुत बेसिक एक प्रिंसिपल मेंशन किया है जो मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। एनी डिसीजन दैट द गवर्नमेंट टेक्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्स, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक जायजा लेना ज़रूरी होता है कि एक कोई आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे नुकसान तो देखें होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप मलीर एक्सप्रेसवे की बात करें, वहाँ पे इत्तेफाक से उस रूट के ऊपर मेरी भी आबाई ज़मीन आती है, मेरे भी ग्रेट ग्रैंडफादर की वहाँ पे लैंड है, वो भी इफेक्ट हो रही है। बट वी हैव टू सी कि अभी जो हमारी शहर की आबादी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि वी कैन नॉट restrict development based solely on environmental impact. Environmental impact अगर मेजर है जिसकी वजह से environment को इतना डैमेज हो कि अगर फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल सिस्टम, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल ड्रेनेज है वो अगर हो तो बिल्कुल वो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, आप सही फरमा रहे हैं। बट आपने ये भी कंसिडर करना है कि इस वक्त सुपर हाईवे के ऊपर इतनी आबादी बढ़ गई है, चाहे अगर आप बीएचए का प्रोजेक्ट लें या बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट लें या उसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने, तो उसको शहर के साथ कनेक्ट तो करना है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑलरेडी डीएचए फेज 8 है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्स आ चुके हैं वो भी क्लियर है कि वो भी बहुत ज्यादा रिक्लेम लैंड के ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से मलीर नदी जो था उसकी जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था वो मुतासर हुआ, जिसकी वजह से डीएचए में फ्लडिंग भी हो रही है। देखिए जहाँ पे आपका इस वक्त स्टूडियो है, जहाँ पे मेरा घर है, वो भी कभी ना कभी कोई ना कोई एक वक्त बंजर जमीन होगी, पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उसी तरह से डेवलपमेंट भी आपने करनी होती है। डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते। अभी एडीपी ने अगर इसको पॉज किया है अपनी फंडिंग, तो एक लीगल आई एम श्योर इसके ऊपर पहलू गवर्नमेंट भी रखती है इख्तियार, वो भी इसको देख सकती है कि कोर्ट के थ्रू जाके
कि अगर कोई प्लेजेस हुए थे और उस पर एडीपी बैकआउट करती है, एडीपी का जो मौकफ है वो भी कंसिडर किया जाना है कोर्ट के अंदर। अगर तो वाकई में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो सपोर्ट होता है, दे डू नॉट वांट टू प्रोसीड फर्दर विद द फंडिंग। तो लेकिन फिर, नादिर, लेट्स से कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मान लेते हैं कि डेवलपमेंट है, आबादी बढ़ रही है और हुकूमत मजबूर है ये करने में, बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए, लेकिन फिर इसके साथ साथ आपको वो स्टेप्स भी लेने हैं जो उस नुकसान की तलाफी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कि अगर लेट्स से कि आप दरख्त काट रहे हैं तो आपको कहीं और दरख्त लगाने हैं। अगर आपने किसी वाइल्ड लाइफ के लिए जगह, नेचुरल हैबिटेट खत्म कर दिया है तो कहीं नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करना है उनके लिए। डोंट यू थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट पे ऊपर आती है? Thank you for giving me the opportunity to discuss what People's Party has done in this sphere. People's Party ने जितना मैंग्रोव को रिहेबिलिटेट किया है, चाहे आप केटी बंदर के एरिया में देख लें, चाहे आप इंटीरियर सिंध में देख लें, तो पीपल्स पार्टी ने के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर। और इसके ऊपर बल्कि आपके चैनल्स के ऊपर, दीगर चैनल्स के ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट ने जो एडवर्टिजमेंट दिए हैं वो आप वेरीफाई कर लें कि जितने प्लांटेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किए, कराची के अंदर किए, कराची के अंदर जो अर्बन पार्क्स बनाए गए हैं, चाहे वो क्लिफ्टन के अंदर हो, चाहे दीगर इलाकों में हो, तो वो भी एक आवाम को चाहिए कि वो भी कंसिडर करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ पे अगर डेवलपमेंट की वजह से कहीं पे दरख्त काट रही है तो उसकी जगह 10 दरख्त लगा भी रही है। तो इट ऑल हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे बिलावल भुट्टो साहब हो, चाहे उनकी बहनें हो, वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में और इन्वायरमेंट को वो समझते भी हैं। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, हमारी जो शहरी रहमान साहिबा है उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। टाइम मैगजीन के अंदर उनका नाम पब्लिश किया गया है क्योंकि उन्होंने जो क्लाइमेट के ऊपर काम किया है वो पूरी दुनिया कह रही है कि बहुत ज़्यादा एक उन्होंने पाकिस्तान के लेवल पे, क्या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई है। पाकिस्तान की जहाँ पे आबादी बढ़ रही है, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन भी बढ़ रही है, तो वी नीड टू कंसिडर कि पोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्री प्लांटेशन के अलावा जो हमारे मैंग्रोव्स हैं या और हमारी जो कोस्ट लाइन है, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। लेकिन गबूल साहब यकीनन वी अप्रिशिएट कि शहरी रहमान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो काम किया था COP 27 में, इट वाज अमेजिंग। लेकिन वो प्लेजेस थे 9 बिलियन के करीब, $9 बिलियन के करीब के, यानी वादा किया था उन्होंने कि हम देंगे। हमें यहाँ से फिजिबिलिटी भेजनी थी, उन्होंने अप्रूव करना था, फिर प्रोजेक्ट शुरू होना था, अभी तक पैसे आए नहीं है, बहुत वक्त गुजर गया है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मलिर एक्सप्रेस वे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कराची में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को शहर के बीच से बहुत जल्दी से जोड़ देगा, पर इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर बहुत आ रहा है, मलिर रिवर के ऊपर आ रहा है, और एक नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज़ का, बर्ड स्पीशीज़ का, एनिमल्स का, ट्रीज़ का, जंगल है पूरा, और ज़राअत भी वहाँ पर होती है, ये सब खत्म हो जाएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ नादिर गबोल साहब थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे ऐसे काम भी कर रही है ताकि जो नुकसान इकोसिस्टम को हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट को हो रहा है, जो दरख्त काटे जा रहे हैं उसके बदले मैंग्रोव्स भी लग रहे हैं, केटी बंदर पे काम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसके ऊपर हमारे स्टूडियो में मौजूद पैनलिस्ट यासिर दरिया साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं। यासिर साहब, आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और साथ साथ आप एक क्लाइमेट सेंटर भी क्रिएट करने वाले हैं कराची में, ज़रा इसके बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है क्या आप सेटिस्फाइड हैं उससे? जी, तो क्लाइमेट सेंटर की तो बेहद ज़रूरत इसलिए है कि कराची जो है वो मोस्ट वल्नरेबल सिटीज़ में आता है, क्योंकि कराची जो है वो समंदर के किनारे है और अर्थक्वेक का जहाँ पे कि 3 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं। मोस्ट वल्नरेबल सिटी, ज़रा आम पाकिस्तानी के समझने के लिए कि ये वो शहर है जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। जी हाँ, बिल्कुल। तो समंदर से आपकी लहरें जो है ना, मैंग्रोव्स आपको बचा सकती हैं। ठीक। दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले साल जिस तरह से बारिशें बड़े इलाके पे हुई और फिर वो पानी कराची में आया, बलूचिस्तान के पहाड़ों से पानी कराची के, और वो भी सड़कों के ऊपर से गुजरा क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम नाकारा है बिल्कुल। तो कुछ तो ये चीज़ें हैं। इसके लिए आपको क्लाइमेट प्लान बनाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट पॉलिसी बनी है सिंध की, उसमें मैंने भी कमेंट्स दिए हैं, जो कि शहरी रहमान साहिबा ने उसको लीड किया कि प्रोविंसेस से आएगी, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी है सिंध की सर। जी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है निहायत करप्ट इदारा है जी, और इसको डिसबैंड करके दोबारा से इसको रीशेप करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ मनी मेकिंग मशीन ओनली। ये फेक क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, कोई सबूत? मलिर एक्सप्रेसवे का अगर आप EIA देखें, EIA का रूल ये है कि
और ये सीपा ने कम करवाया है कि पहले 1 महीना मिलता था, फिर शायद 15 दिन मिलते थे, अब शायद 10 दिन मिलते हैं उस EIA की रिपोर्ट को जांच करने के लिए, जो कि इंग्लिश में होती है। तो इलाका मकीन जो अफेक्टेड हैं, ठीक है, लाखों की तादाद में, उनको आप इंग्लिश का 800 पेज का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अच्छा, अब आप डॉक्यूमेंट का तज्जिया करें तो उसके अंदर आप उसको रियलिटी से मैच करें तो आपको एक जुमला आपको कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे वही कहता है कि यहाँ पे कोई लोकल रहने वाला कोई कौम है ही नहीं। पूरी झूठ पर मबनी रिपोर्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट बरक्स। जी हाँ, EIA का हिस्सा होता है पब्लिक हियरिंग। तो जो पब्लिक हियरिंग हुई उसमें 1 घंटे में 100 सवाल उठाए गए। ओके, उसका इनको जवाब देना होता है सीपा को, और जो भी कंस्ट्रक्शन उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने EIA के अंदर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि EIA का पर्पज़ ये है कि अगर इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव है, यानी अगर आपके माहौल को ख़राब कर रहा है, अगर लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, ठीक है, तो EIA का काम है कि वो उस प्रोजेक्ट को रोक दे। ठीक है, EIA इसलिए नहीं है कि प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए, EIA इसलिए है कि जो आपकी अपनी ज़मीन, अपनी आबो हवा पे जो नुकसानात हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के, ठीक, उसकी बेसिस पे या तो आप चेंजेस लाएं प्रोजेक्ट के अंदर या उसको ख़त्म कर दें। इस केस में ADB की जो इसमें उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, उसने शो कर दिया कि जनाब दिस इज़, जो मलीर रिवर को आप और उसकी इकोलॉजी को जितना इससे आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी क्लाइमेट पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। यकीनन यकीनन। एंड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डिस्कशन में शामिल करना, कि मलीर की एक हिस्टोरिक वैल्यू भी हम जानते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने उसका कितना जिक्र किया अपनी शायरी में, जैसे वाज़ेह हो जाता है कि तारीख़ साज इलाका है, एक हिस्ट्री है उसकी, एक खूबसूरती है उसकी, एक कल्चर है उसका, लेकिन सैडली वो सब तबाह किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अबीरा से, अबीरा अशफाक, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतना बड़ा काम करके आई हैं, ADB से आपने अपनी जंग लड़ी है और आपने $100 मिलियन की फंडिंग रुकवाई है। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे आपने क्या करना है? क्योंकि प्रोजेक्ट तो चल रहा है और मुझे याद पड़ता है कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर से रेती बजरी की खबरें हमेशा आती थी, फिर वहाँ बैन लग गया और अब रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी भी वहाँ से रेती बजरी का क्रशिंग का काम जारी है और अर्थवर्क्स भी इस प्रोजेक्ट के जारी हैं। तो देखा जाए तो आपकी इस काविश के बाद, इस मेहनत के बाद प्रोजेक्ट रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है। अब क्या करेंगी आप? जी शुक्रिया। देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो नादिर गबोल की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है, और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर उनको क्लाइमेट के हवाले से समझाना पड़ेगा और किस तरीके से उनका अपना कानून जो है वो इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो जब तक ये अपना कानून, अपने मुल्क का कानून नहीं समझेंगे ना, तो ये कानून नाफिज और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखें, एक 500 साल पुराने या 100 साल पुराने दरख्त को आप काट कर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक दरख्त को मैच्योर होने में बहुत वक्त लगता है। मैंग्रोव्स, और ये यानी कि जानी पहचानी बात है कि मैंग्रोव्स को आप प्लांट करके इकोसिस्टम को प्रिजर्व नहीं कर सकते। वो जुड़ा हुआ है आपके LBOD ड्रेनेज सिस्टम से, वो जुड़ा हुआ है पानी के दरिया के, सिंधु दरिया के फ्लो से, जो कोटरी बराज ने रोका हुआ है। जब तक दरिया का फ्लो नहीं होगा तब तक आपके मैंग्रोव्स जो हैं वो तबाह होते जाएंगे। तो ये सिंपली एक कॉस्मेटिक चेंज है। और मैं जो समझ रही हूँ, जो शहरी रहमान और PPP का जो पोजीशन है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मलिस्टिक, रिचुअलिस्टिक सपोर्ट है ह्यूमन राइट्स की। कागजी कार्रवाई, आप ये कह रही हैं अबीरा, इट्स ऑल वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक आवर हार्ट अवे, सिर्फ कागजी कार्रवाई है? नहीं, कागजी कार्रवाई नहीं। आई थिंक कि ये लोग एक्चुअली जो मंसूबे ये लोग अप्रूव कर रहे हैं, ये ज़रई ज़मीनों को तबाह कर रहा है, हमें क्लाइमेट के खतरे के मुंह में डाल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि या तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों की नॉलेज में कमी है, या तो ये एक प्रॉफिट इम्पेरेटिव है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सिर्फ लिप सर्विस की जा रही है क्लाइमेट पर। क्योंकि आप इजिप्ट जाके क्लाइमेट की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक आप LBOD और मलीर एक्सप्रेसवे और ये सारी एलीट गेटेड कम्युनिटीज कराची से लेकर जामशोरों तक है, जब तक आप इनके ऊपर एक क्लाइमेट असेसमेंट नहीं करेंगे। तो आई रियली इनवाइट द गवर्नमेंट के टू टॉक टू एक्सपर्ट्स, और प्लीज आप देखें कि आप माहौलियात को सही तरीके से समझें। इट इज नॉट इनफ कि आप ये कहें कि मैं 2 दरख्त लगा दूंगा और मेरी भी आबाई जमीन जा रही है।
ये शनाख्त की सियासत मत करें, ठीक है, कि दूसरों से पूछें, उन औरतों से पूछें जिनका एडीबी के ये जो सीपा ने ईआईए की थी, किसी भी और 4-5 औरतों से बात की। औरतों हमें पता है ट्रेडिशनली फार्मिंग करती हैं, उनकी जो काश, उनकी जो रोजगार है वो माल मवेशी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उनको आपने जाके इंटरव्यू ही नहीं किया, उनको बिल्कुल ही आपने इरेज कर दिया इस सारे डायलॉग से। और एक और बात, इधर के जो बलोच और सिंधी ट्राइब्स हैं वो अपने आप को इंडिजिनस आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक यानी कि सेटल्ड कानूनी असूल ये है कि अगर कोई अपने आप को ट्राइबल या इंडिजिनस शनाख्त करे तो आप उनकी आबाई जमीनों के ऊपर कोई मंसूबा साजी नहीं कर सकते जब तक आप उनसे फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि जानकारी के साथ आजादाना तौर पर वो अपनी राय दें कि आया ये उनको मंसूबा मंजूर है या नहीं। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मैं अगर आपको लिस्ट बताऊं ना कितनी मिस्टेक्स और टेक्निकल एरर्स हुए हैं इस प्रोजेक्ट को रश करने के लिए, जो हमने नेम अ फ्यू बाकायदा अबीरा, नेम अ फ्यू। नेम अ फ्यू। एक मैं आपको बताती हूँ, 2 वर्जन्स थी ईआईए रिपोर्ट की, एक जो पब्लिक हियरिंग के अंदर मार्च 9 2022 में पेश की गई, और एक जो एडीपी की वेबसाइट पे। एडीपी की वेबसाइट में ज्यादा राइट्स थे कि जिनके टाइटल्स नहीं भी हैं लैंड के, उनको भी लैंड दिया जाएगा। लेकिन आपकी जो पब्लिक हियरिंग के अंदर जो ईआईए पेश की गई उसके अंदर एडीपी की लैंड कॉम्पनसेशन पॉलिसी का जिक्र तक नहीं, और सिर्फ हमारी वो कॉलोनियल एरा की एक बदतरीन लॉ जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट, लेकिन वो भी गनीमत है जो सिर्फ लेकिन टाइटल होल्डर्स को रिकग्नाइज करता है। दूसरी चीज है ये कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ने ईआईए अप्रूव किया, और अंडर द लॉ कानून के तहत डायरेक्टर जनरल को करना चाहिए। जिस कंपनी में मंसूबा पेश किया और जिस कंपनी को मंसूबा दिया गया अप्रूवल के बाद, वो कंपनियां अलग थी। तो यानी कि माहौलियात की बात तो सामने रखी है सलमान बलोच साहब ने, लेकिन ये इतने ज्यादा मिस्टेक्स और टेक्निकल एरर्स, तो ये आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो आप कंसल्टेशंस से हटना चाह रहे हैं कि लोगों की राय ना हाल सामने, या आपको माहौल के बारे में कोई फिक्र नहीं है या कोई खबर नहीं है। अगर फिक्र नहीं है तो ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर खबर नहीं है उसके लिए मैं नादिर गबोल को दावत देती हूँ, आप आके बैठें और हमसे सीखें। लेट्स सी कि वो आपकी दावत एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। नादिर, वुड यू रिस्पॉन्ड? हुसैन, बिल्कुल इनकी दावत अगर ये दे रही हैं तो बिल्कुल बैठेंगे। आई कैन नेवर रिफ्यूज लेडी लाइक हर, बट आई वुड लाइक टू reiterate that Pakistan People's Party is very committed to environmental impact of government projects and climate change. Bilawal Saab has made it very clear, Asifa Bhutto Sahiba has made it very clear, and Sherry Rahman ka jo kaam hai, again I would like to repeat that it's been lauded by international agencies. So we are no one to say that Pakistan People's Party doesn't care about environmental challenges and climate change. इशू मेन वही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरी अपनी जाती भी ज़मीनें उस रूट के ऊपर आती हैं। गवर्नमेंट हर किसी को फैसिलिटेट कर रही है जिसकी ज़मीन अगर उस रोड की वजह से मुतासर हुई है तो उनको भी एडजस्ट। लेकिन इसके ऊपर भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि एक 100 साल दरख्त काटकर मैंग्रोव लगाना क्या दुरुस्त अमल है? क्योंकि अब नादिर, एक और चीज़ पे कमेंट आपसे भी लेना चाहूँगा। आप भी डीएचए में रहते हैं, मैं भी समंदर किनारे कहीं करीब में रहता हूँ, आपको देखता भी रहता हूँ। डीएचए में सीव्यू का जो इलाका है, जो 3 किलोमीटर की पट्टी है, वहां पर करोड़ों रुपए के पाम ट्रीज लगाए गए थे, और कुछ ही महीनों बाद वो करोड़ों रुपए के पाम ट्रीज जलकर राख हो गए हैं, सड़ चुके हैं। तो सैडली नजर तो यही आ रहा है कि पौधे लगाए जा रहे हैं, महंगे पौधे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी, तरीका नहीं आएगा पौधा लगाने का, या नीयत साफ नहीं होगी, वो पौधा चलेगा कैसे? वुड यू अग्री कि वो सारे पाम ट्रीज जल गए हैं, या फिर मैं गलत कह रहा हूं? सर बिल्कुल, आई वुड अग्री विथ यू, एंड शुक्र है आपका कि आपने डीएचए को मेंशन किया और आपने लियारी को या किसी और इलाके को जो पीपल्स पार्टी के अंदर आता है उसको मेंशन नहीं किया। डीएचए एज यू नो कम्स अंडर डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आपको पता है कौन से इदारे के अंदर आता है। तो मिसमैनेजमेंट हर इदारे में है, पूरे मुल्क में ओवरऑल है, चाहे वो किसी भी सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मिसमैनेजमेंट है। मैं अग्री करता हूँ, जैसे डीएचए के अंदर अगर आप रहते हैं, आपने देखा होगा कि इस वक्त जो डीएचए का कंडीशन है वो लियारी से बहुत ज्यादा बदतर हो चुका है। वो लियारी इस वक्त अगर आप घूमेंगे तो लियारी इज मच बेटर राइट नाउ देन डीएचए। एवरी रोड इज डग अप। 5 मिनट का जो रास्ता होता है उसको तय करने के लिए अभी कोई 50 मिनट लगते हैं। लोगों की गाड़ियां, बल्कि कल एक मेरी गली में एक 2 यंग फीमेल ड्राइवर्स, उनकी गाड़ी डिच में गिर के और इंजर्ड भी हो गई वो खवातीन।
तो हु विल होल्ड DHA अकाउंटेबल? तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, पूरे मुल्क में बहुत सारे इश्यूज हैं, बट और वो मेरी आपसे कहते हैं यही कि गुजारिश। खोदने का टेंडर पहले दे देते हैं, बंद करने का टेंडर बाद में देंगे, तो इसलिए पूरा खोद तो दिया गया है, बंद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेंगे। और ये भी कहते हैं कि आपकी खुशनसीबी है कि ये काम हो रहा है, दोबारा ये वाले गटर बन रहे हैं, वरना दोबारा आप डूब जाते हैं बारिशों के बाद। एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, और यकीनन आपके कमेंट के ऊपर अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट इशू आज हम डिस्कस कर रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे, उसका इम्पैक्ट हमारे मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर। ब्रेक पे जाने से पहले नादिर कबूल साहब ने एक बड़ा खूबसूरत एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि मिसमैनेजमेंट हर जगह है, पूरे मुल्क में है, और यहाँ पर भी विदाउट ए डाउट, क्योंकि जो इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट के ऊपर, कुछ मिसमैनेजमेंट ज़रूर यहाँ पर देखी जा रही है। मेरे साथ अहमद शब्बर साहब मौजूद हैं, तो बड़ा शोर मचाते हैं, इनके हक के लिए लड़ते हैं, इन लोगों के लिए जिन्हें इंडिजिनस कहा जाता है। अहमद साहब, आपने भी नादिर कबूल साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे लग रहा है वो गुफ्तगू जब चल रही थी तो आपके कुछ आमद हुई, कुछ बताना चाहेंगे, क्या थी वो आमद? थैंक यू। सबसे पहले तो नादिर कबूल साहब लगता तो ये है कि बज़ाहिर के इन्वायरमेंट से जो कहते हैं मोहब्बत करते हैं, यंग ब्लड हैं, तो मैं इनको दावत दूंगा कि पीपल्स पार्टी छोड़ के पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ही ज्वाइन ही कर लें, हमारे साथ सीखें, क्योंकि फिर इनको डिफेंड ना करना पड़े। व्हाई नॉट PPP को। देखें, एक तो सबसे पहले तो उन्होंने DHA की उसकी बात की, जो क्लोजिंग में उन्होंने कहा DHA का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बन रही हैं वो भी हमारी ही पिटिशन है, लाइक आई एम ऑन दैट मेन पिटिशन। 2020 में जो बारिश हुई थी उसके बाद धरने भी हुए, सारी चीज़ें हुई। DHA को भी कोर्ट ने कहा कि जो जो पिटिशनर्स हैं उनके जो कहते हैं कहे हुए सजेस्टेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी डिज़ाइन दिखाएं और फिर उनके साथ लेके चलें या उनसे सजेशंस लें। DHA did none of that, so DHA is unfortunately in contempt of court with that as well. दूसरा, इन्होंने जो पाम ट्रीज की बात की, उन्होंने कहा कि आपने DHA का नाम नहीं लिया, आपने जो लिया रही है किसी और जगह के जो पीपल्स पार्टी के अंदर आता है उसका नाम नहीं लिया। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट फॉल्स अंडर पीपल्स पार्टी, मगर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट इज अ पेट प्रोजेक्ट, उनका प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी का। वहाँ पे भी जो पाम ट्रीज हैं वो भी सारे जल चुके हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फिर पाम ट्रीज लग रहे हैं, कराची में हज़ारों दफ़ा पाम ट्रीज लगाए जा चुके हैं, हमेशा वो जल जाते हैं, मगर चलें वो तो DHA के अंदर नहीं आ रहे ना, तो वहाँ पे भी क्यों लगाए जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने मैंग्रोव्स की जो कहते हैं बात की कि मैंग्रोव्स लगा रहे हैं, एक जगह पे लगा रहे हैं, दूसरी जगह पे। आपने बंडल बुद्दू आइलैंड का रिसेंटली नाम सुना होगा, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पीडा वाज अ फेडरल प्रोजेक्ट, उन्होंने जो कहते हैं ऑर्डिनेंस डालने की कोशिश की थी, वो 4 महीने के बाद हो गई थी एक्सपायर। उसमें भी हमारी पिटिशन थी, यासिर वाज अ पिटिशनर एज वेल, आई वाज अ पिटिशनर एज वेल। और उसमें हमारा जो एक तो 3 किस्म के केसेस आए थे, एक तो 2 किस्म के केसेस आए थे। 2 थे 18वीं तरमीम के ऊपर कि ये PTI का या फेडरल का है या सूबे का या पीपल्स पार्टी का है, और एक हमारी वाली थी कि मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करने चाहिए। PTI ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक्सपायर होने दिया, उसके बाद हमारा तकरीबन 1.5-2 साल जो टाकरा रहा है हाई कोर्ट के अंदर, वो था अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसमें साल 1.5 साल के बाद जो ये पता चला, सेक्रेटरी फॉरेस्ट ने जो कहते हैं वो कन्फेशन की कि सॉरी, ये तो जो 2010 में हमारा नोटिफिकेशन निकला था जिसमें बंडल बुद्दू आइलैंड के मैंग्रोव्स भी प्रोटेक्टेड थे, उसमें तो इन आइलैंड्स का नाम गलती से रह गया। इतनी बड़ी गलती। जब हमने जो कहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखा तो उसके अंदर दिए हुए थे कोऑर्डिनेट्स। तो ये बड़ी चालाकी से जो कहते हैं, फिर जमील काजमी साहब हैं जो कहते हैं, उन्होंने ये इसको आइडेंटिफाई किया कि बड़ी चालाकी से 2010 के नोटिफिकेशन में से वो कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए थे बंडल और बुद्दू आइलैंड के। अब ये इतने नन्हे बच्चे हैं कि जो कहते हैं इनको ये नहीं नज़र आया। फिर वो हमने 2000 यानी हमारी पिटिशन की वजह से सिंध गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू include Bundle and Buddhu Islands and the coordinates within that notification as well. तो इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरा जो आपने ये भी अभी सवाल किया कि अगली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं जी, फॉर द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट इसको बनाने दें। ADB ने कहा नहीं जी, माहौलियाती जो कहते हैं इशूज़ की वजह से हम लोग इसका बैक ऑफ करते हैं। हम लोग अभी भी समझते हैं कि फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड दिस इज़ नॉट द राइट प्रोजेक्ट।
क्योंकि जब EIA के दौरान इनसे ये पूछा गया कि आप बताएं, ये कहते हैं कि जी एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। हमने पूछा किस तरह से बेहतर होगी, कितनी गाड़ियां जाएंगी, क्या उसका धुआं निकलेगा, कितना निकलेगा। तो हाँ, आए बाएं शाएं पे वो करते हैं कि जी ये तो इंजीनियर्स जानते हैं। वेल आई मीन ट्राई अस, वेयर इंजीनियर्स एज वेल। अब ऐसा थोड़ी है कि जो कहता है हम ऐसे कहीं से उठ के तो नहीं आए, तो ट्राई आपने तो मैंने सुना नासा के लिए भी काम किया है। like I'm a physicist and an engineer by education. I've worked at a nuclear reactor and I've worked on a small project with the International Space Station जिस पे वो कर रहे हैं। तो try us as well, मगर जो they weren't able to prove it। सही है, ठीक है, तो then we challenged the EIA in court and जो उसमें जो अभी environment tribunal का जो कहते हैं decision आया, उसको high court में अभी appeal भी करने जा रहे हैं, hopefully by the end of this week, tomorrow or next week। तीसरी जो कहते हैं इन्होंने नादिर कबूल साहब ने ये भी कहा कि जी बंजर ज़मीन है। मलीर बंजर ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी बंजर ज़मीन ना इंसानों के लिहाज से बंजर ज़मीन है, ना वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बंजर ज़मीन है, ना खेती बाड़ी के लिहाज से बंजर ज़मीन है, ना दरख्तों के लिहाज से बंजर ज़मीन है। मलीर इज़ द लंग्स ऑफ कराची एंड इट प्रोवाइड्स द डाइवर्सिटी, द बायोडाइवर्सिटी दैट्स नीडेड फॉर दिस सिटी। और ये फिर वो बात हुई कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। हम लोग डेवलपमेंट को रोकने आए नहीं है, हम इनकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन बेहतर करने आए हैं कि हर चीज़ डेवलपमेंट नहीं होती। अंधाधुन अगर आप जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे तो उसको आप बिल्कुल भी डेवलप ना करें, कुछ और जो यानी डेवलपमेंट ना करें। कितने सालों से आप ये केस लड़ रहे हैं अहमद साहब? वी बिन ये मलीर एक्सप्रेसवे का तकरीबन साल भर हो गया है। DHA के खिलाफ जो कहते हैं जो जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वगैरह, उसको तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। जो मैंग्रोव्स वाला जो बंडल बुद्धू आइलैंड वाला था वो भी हमने 2 साल लड़ा था। और भी जो कहते हैं cases- तैयारी है 20-25 साल की, कर लेंगे 20-25 साल और हम लोग मुकाबला। कोशिश करेंगे कि 20-25 साल लगे ना। और जो कहते हैं जो हमारे पीपल्स पार्टी के साथ साथी हैं, स्पेशली नादिर कबूल साहब, ये हमारे साथ ही जुड़ के फिर कहें कि नहीं जी ये लोग जो सही माहौलियाती उसके लिए बात कर रहे थे, क्योंकि 20-25 साल तो हमारे लिए छोड़ के दुनिया के लिए नहीं है। दावत कबूल कर ली है, बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। उनके साथ भी कनेक्ट करेंगे, आपके साथ भी कनेक्ट करेंगे। शरी रहमान के हवाले से जो शरी जल्दी रहमान से। और जो कहते हैं मसर के हवाले से बात करना चाह रहा था। देखिए इन लोगों ने एक चीज़ सीख ली है, क्लाइमेट ब्लेमिंग और ग्रीन वॉशिंग। क्लाइमेट पहले होता था ये कुदरती आफात है, अब सब होता है कि सब कुछ क्लाइमेट ब्लेमिंग यानी क्लाइमेट की वजह से है। शहरमान साहब से पूछें जो प्लेजेस लेके आए हैं वो लोन्स की सूरत में हैं, वो कब डिसबर्स होंगे? अभी तक जो कहते हैं कॉप वाले खुद, मैं कल आई वाज इन अ मीटिंग विद सम पीपल हु गोइंग टू कॉप हु आर एक्सपर्ट्स, वो खुद कह रहे हैं कि जो कॉप 28 में तो डिसाइड होगा, यानी फॉर्मलाइज होगा लॉस एंड डैमेज का, वो उसके बाद जो है 5-6 साल लगेंगे एंड वी ट्राइंग टू क्विकन द पेस ऑफ डिसबर्समेंट। तो ये तो 5-6 साल बाद की वो बात कर रहे हैं और अभी जो ऐसी यानी सैलाब वगैरह हमारे यहाँ आते रहेंगे, हम लोग कुछ तैयारी नहीं करेंगे इन सैलाबों को रोकने के लिए, इन खुशहाली का मुकाबला करने के लिए। लियाकत साहब, अदालतों पे आपको कितना यकीन है, क्या वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए ये एक नेशनल इंटरेस्ट का केस है कि जहां पर आपकी क्लाइमेट के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को एहसास हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को, हुक्मरानों को, अरबाब इक़्तिदार को एहसास नहीं हो रहा है। क्या वजह हो सकती है लियाकत साहब? क्या अदालतों के जरिए इंसाफ मिल सकता है? आपको उम्मीद है जस्टिस सिस्टम में? लियाकत अली खान साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे अगर कोई हुकूमत इलीगल काम करेगी तो अदालतें मौजूद हैं। हम इलीगल हो या इमोरल हो सर? जी बिल्कुल, दोनों जो है ना, अगर इलीगल हो या इमोरल हो, अगर कोई चीज़ अदालत के इल्म में आती है या अदालत के अंदर कोई केस आता है, डेफिनेटली उनको भी सुनती है। दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद जो उसमें बेहतर होगा, जो कानून के मुताबिक होगा, यकीनन अदालतें जो है ना उसमें इंसाफ फराम करती हैं। लेकिन बाई कंसर्न हम देखते हैं, अब ये अभी जैसे मुझे अहमद साहब बता रहे हैं कि 1 साल से लड़ रहे हैं, इससे तो बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जो ना, आप ये देखें बैरियटोन बना है, वहाँ कितने मुतासरीन का तकरीबन 100-150 केसेस जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं कि एक पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि तमाम केसेस को आप स्टॉप कर दें, सैनिटाइज कर दें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब वो डिसाइड होगा तो उसके बाद तो इससे तो बेशुमार जो है ना वाक़यात आपको मिलेंगे जो ना, हर आदमी, हर शहरी इफेक्ट ही है, चाहे आप क्लाइमेट के हवाले से देखें, आप लैंड ग्रेबिंग के हवाले से देखें, आप जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से देखें, बहुत सारे लोग इफेक्ट ही हैं। आपके जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे आपका मोटरवे का है, चाहे आपका लियारी एक्सप्रेस वे का है, जो चीज़ें आती हैं इसमें बहुत सारी लिटिगेशन पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि जो केसेस आते हैं इनको आप स्पीडी करें, स्पीडी ट्रायल करके जो लोग जस्टिस लेने के लिए आते हैं उनको फौरी तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए जो ना। लेकिन यहाँ हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, मैं समझता हूँ इतनी तेज़ी से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसके लिए आपको एक जदोजहद करनी पड़ती है। आप जदोजहद करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। बहुत सारे लोग तो रास्ते में से हट जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको दबा दिया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेटलमेंट कर लेते हैं जो ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सेटलमेंट हो सकती है इस केस में? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। आप तो पैसे लेंगे अहमद साहब?
लियाकत नहीं, साहब ने अहमद पहले भी- देखें पहले भी- देखें अहमद साहब की एक पिटीशन, अहमद साहब तो इफेक्टिव नहीं है ना, अहमद साहब तो एक सोशल काम कर रहे हैं ना, जो इसमें बेसिकली पार्टी हैं, जो आपके इफेक्टिव लोग हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अहमद साहब तो एक प्रपोजल लेकर गए हैं, लेकिन सलमान जी बलोच ये जो साहब है ना पैसे चीज़- लेंगे, आप इफेक्टिव हैं, 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। बता दें। सबसे पहले तो ये कि ये बात करते हैं मासिस की इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। मलीर के MPAs MNA ने सब ने लेटर लिख के, ओपन लेटर CM के नाम लिख के इस प्रोजेक्ट को चेंज करने की बात की थी। मुखालफत की है इसकी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो पेपर मौजूद है विथ सिग्नेचर्स। क्योंकि बाई इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन में वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हज़ारों के हिसाब से लोग मलीर एक्सप्रेसवे के अगेंस्ट रैलीज निकाल रहे थे। चूँकि वो लेमलाइट में नहीं आता, रूलर बेल्ट है, पीपल्स पार्टी के CM ने बोला कि हम वो प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्ट तो चेंज नहीं हुआ। आप रिवर बैंक पे बना रहे थे, आप रिवर बेड पे चले गए। रिवर बेड पे उसका जो इम्पैक्ट है, मैं सिर्फ एक छोटे से पैच और की बात आम कर रहा आदमी के लिए अगर आसान करे, क्या मतलब रिवर बैंक में बना रहे थे, रिवर बेड में चले गए? देखें, आप दरिया के अंदर अगर आप बनाएंगे तो वो रिवर बेड या फ्लड प्लेन कहलाएगा। ठीक है। अगर आप बंद के ऊपर बनाएंगे दरिया के कोने पे, जी, तो वो रिवर बैंक कहलाता ठीक है। ठीक है। रिवर बैंक का मतलब ये है कि पानी का फ्लो उस तरह डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर आप इतना जायंट रोड आप दरिया के अंदर बनाएंगे, और ये कराची का अर्बन फ्लड नहीं है, ये कीरतर के बेसन से पूरा मलीर का जो बेसन है उसका पानी फ्लो होता है। यानी आप कह रहे हैं कीरथर पर भी इम्पैक्ट आ रहा है? कीरतर का जो पानी आता है ना, वो मलीर रिवर से ही गुजर के दरिया की समंदर की तरफ गिरता है। ठीक। मतलब अगर इस पूरे रेंज में जितना भी बारिश होगा, मतलब अगर 200+ mm बारिश होती है, तो ये तो दरसन चन्ना से लेकर आपका लांडी तक तमाम डूब जाएगा आपके अपोजिट बैंक पे, क्योंकि आप एक जायंट स्ट्रक्चर, आप रिवर को श्रिंक कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपने रेती बजरी रिवर से उठाई, आपको पता है 144 लगा हुआ है, आपके गवर्नमेंट वो नहीं वीडियोस लगा। आती रह रही हैं, अभी तक जी। वहाँ काम चल रहा है रेती बजरी का। रेती बजरी इतना डीप डिग कर रहे हैं कि कहीं कहीं 30 फीट तक उन्होंने डिग किया हुआ है। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा एनवायरनमेंट पे, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये कि आपका जो एक्वाफेयर है अंडरग्राउंड वाटर टेबल का, जी। रेती के बगैर वो एक्वाफेयर रिफिल कैसे होगा? नामुमकिन है। मलीर पूरा चलता है खेतीबाड़ी पे, वहाँ पे लोग सदियों से आबाद हैं और सदियों से वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनको तो कोई काम आता ही नहीं है। और दूसरा, अगर उनकी ज़मीनें वो बंजर हो जाती हैं तो वो क्या करेंगे? कल आप बोलेंगे कि वो ज़मीनें अपनी खुद बेच रहे हैं। भाई, जब आपने माहौल ही ऐसा बना दिया, आपको लेजिस्लेशन करनी है मासिस के लिए। आप किसके लिए इलेक्ट हुए हैं? मासिस के लिए ना। उन्होंने आपको वोट दिया, उनके लिए लेजिस्लेशन करनी है। आपने 2014 का इन्वायरमेंटल एक्ट बना के सिर्फ पेपर में रख दिया है, प्रैक्टिकली उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। आप मासिस के को डेवलप करने की बात करते हैं। मलीर के मासिस ने, MPAs MNA ने सिग्नेचर करके आपको लिख के दे दिया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो मतलब हम किस उम्मीद से आपकी तरफ देखें कि हर बात, हमारे प्रोटेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, आपके अपने बनाए हुए लॉज का कोई वैल्यू नहीं है, लोगों के महाश का कोई वैल्यू नहीं है, एनवायरनमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। और रेती बजरी के बाद जो मलीर रिवर के साथ होने जा रहा है, आपने तदो रिवर पूरा बर्बाद कर दिया। लियारी आपके सामने है, सिर्फ वहाँ पे जो वेस्ट वाटर जा रहा है, जो गटर जा रहा है, हम घरों के बाहर रह नहीं सकते, इतना गटर आपने रिवर में दे दिया। कोई पूछने वाला है? हमारे लिए तो प्रोटेक्शन का काम आपको करना चाहिए था, हमारी आवाज़ तो आपको बनना था। नादिर गबोल साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मलीर के MNAs MPAs चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को खत लिख रहे हैं, तो उसका क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया, कोई नोटिस लिया गया, कोई सोचो विचार किया गया? जवाब लूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मलीर एक्सप्रेस वे, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा। लेकिन इस बात का एहसास कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक और इशू ये आ रहा है कि जो लोग वहां पे रहने वाले थे, जो इंडिजिनस थे, जो कबायली अवामी वहां के लोकल लोग थे, सन ऑफ द सॉइल थे, उनको रीसेटलमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा है। भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात हमारे पैनलिस्ट बलोच साहब ने की, वो ये की कि जो मलीर के MNAs और MPAs हैं, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कुछ ना किया। नादिर गबोल साहब, क्यों कुछ नहीं किया चीफ मिनिस्टर साहब ने आपकी नज़र में, इन योर ओपिनियन? मैं तो नहीं एग्री करूंगा कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं किया। और आई एम श्योर जिन लोगों ने अपनी वहाँ पे ज़मीनें बेची हैं,
अगर उनके साथ जबरदस्ती की गई होती। कुछ लोगों के साथ रिपोर्ट्स भी आए थे कि जबरदस्ती की जा रही थी, बट बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी मर्जी से फिर जमीनें बेच दिया। मेरी पर अपनी ये ट्राइब बलोच वहाँ साहब पे तो कह रहती रहे है। हैं स्टूडियो में किसी ने अपनी मर्जी से जमीन बेची नहीं है वहां पे। नहीं नहीं, देखिए मुझे भी ये लगता था, मेरी अपनी ट्राइब वहाँ पे रहती है और मुझे भी मेरी ट्राइब आती थी मुझे बोलने के लिए कि हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। तो मैं सर बहुत दफा सर मैंने कहा, बलोच साहब, नादिर भाई आपकी इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी ट्राइब शायद वहां नहीं रहती। नहीं नहीं, मैं इनको मुझे नहीं पता ये कहाँ मैं रहते हैं, मलिर पर के चप्पे सर, ये चप्पे मलिर से में वाकिफ रहते हूँ। हैं, घर इनका अभी भी मलिर में है। आप एक गोट बता दें जो गबलों का गोट है, मलिर एक्सप्रेसवे पे आता है। वो कह रहे हैं कोई एक गोट बता दें जो गबोलों का गोट है मलिर पे। मलिर के अंदर, पिपरी के अंदर गबोलों का गोट है। पिपरी मलिर नहीं आ रहा एक्सप्रेसवे इसमें, के- मलिर एक्सप्रेसवे में दोस्त। मलिर एक्सप्रेस में पिपरी नहीं आ रहा सर, ये कह रहे हैं। अच्छा खैर, मेरा मेरा जो अपने दादा का गोट था वो भी मलिर एक्सप्रेसवे के साइड में शराफी गोट से पहले आता है। शराफी बिलाल गोट कॉलोनी के आपके लेफ्ट बैंक में पड़ता है। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है शराफी गोट के अपोजिट साइड पड़ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ नजदीक है। और दूसरी बात, गडाप की शायद आप बात कर रहे थे ना, और मलिर के एमएनए एमपी की बात कर रहे थे। एक्सप्रेसवे के लिए 1 इंच जमीन नहीं खरीदी गई है। आपको जो इल्म ये नहीं कह है। रहे हैं नादिर भाई, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी लोकल ने अपनी जमीन बेची नहीं है, जबरदस्ती ली गई है। देखिए अगर तो जबरदस्ती ली गई होगी तो इनके पास जाहिर सी बात है लीगल रिकोर्स भी है। मैं आपको बताता कोर्ट में हूँ। जाएं, देखें, कोर्ट में रिवर जाके रिवर जो challenge है, करें। आई एम श्योर जिसके साथ भी अगर नाइंसाफी हुई है, आई वुड चलिए, इनकरेज नादिर साहब आपकी बात के ऊपर जो है ना बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे प्लीज पहले बलोच तो साहब, ये कि कीजिए अपनी बात पूरी। जो रिवर है, मलिर रिवर है, उस पे इंडिजीनियस ट्राइब्स का राइट्स है। अगर कॉलोनियल लॉ लैंड एक्विजिशन एक्ट बनी है, उस कॉलोनियल लॉ को इम्प्लीमेंट करके आप उस हक को, तो हुकूमत ने बोला इंडिजिनस है, जमीन आपकी नहीं है, निकलो यहां से, आप ये कह रहे हैं। इन्होंने ये किया। देखें ना, जो लैंड होता है ना, लैंड को बरतानिया ने कॉलोनियल दौर में एक लॉ बना के जो जो आबाद ज़मीनें थी उनको सर्वे लैंड दिया, ऑनरशिप दिया। उसके बाद जो ज़मीनें आप जिनको ऑनरशिप नहीं था उनको 30 साल लीज पे वो देते थे, जिसको लीज ज़मीनें कहते हैं। तीसरा जो है वो नौक्लास ज़मीनें, जिसमें दरिया आते हैं, रिवर आते हैं। मलिर रिवर में बहुत सारे फार्मर्स हैं जो रिवर के बेड के अंदर सीजनल फार्मिंग करते हैं। जब रिवर आता है तो वो फार्मिंग उनका स्टॉप होता है, क्योंकि वो छोटे लेवल को दरख्त नहीं लगाते, क्रॉप्स में होते हैं वो क्रॉप्स में होते हैं, Vegetables. वेजिटेबल होते हैं। वो तमाम लोग बेदखल किए गए। जब लोग गए तो लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था। बेदखल बदमाशी से या कोई पैसे बिल्कुल दिए हैं? फोर्स। हाँ, 1 रुपया किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि वो रिवर के अंदर काम करते थे। उनका राइट्स तस्लीम ही नहीं किया गया, क्योंकि कॉलोनियल एक्ट पे किसी भी बंदे ने यहाँ पाकिस्तान में काम नहीं किया। जो लोग सदियों से यहाँ रहते हैं, क्या उनका हक नहीं है? जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जो इन्वायरमेंट उन्होंने डेवलप किया मलिर के नाम पे, क्या उनका हक नहीं है उस रिवर पे जिसको आपने डैमेज किया, शावल्स और एक्सीवेटर लगा के आपने सूरत बर्बाद कर दिया? क्या जो आबादी वहाँ की खेती बाड़ी करते थे, क्या उनका हक नहीं था रिवर पे? क्योंकि कानून नहीं है, कॉलोनियल कानून है, तो इसलिए उनका हक नहीं और माना ये गया। शावल्स और एक्सकेवेटर्स कौन चला रहे हैं बलोच साहब? जो ठेकेदार हैं वही चला रहे हैं। जो इस एक्सप्रेसवे के ठेकेदार हैं, बिल्कुल। वही अर्थवर्क के लिए वहीं से मिट्टी उठा के वो बिल्कुल, अर्थवर्क कर रहे हैं। दरिया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी हाँ। अब ये जैसे सलमान कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन का जो लॉ है वो इस्तेमाल किया गया, तो इनकी रिक्वायरमेंट मलिर एक्सप्रेसवे की एक ये भी थी कि लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट प्लान बनाया जाए और सबमिट किया जाए। ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि कोई रीसेटलमेंट का प्लान है ही नहीं। और ये हमने बार बार देखा है। केसीआर लोगों को हटाया गया, वो अभी भी वही हैं। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, इनके जो इफेक्टिव्स हैं, ठीक है, दिस इज द यारी एक्सप्रेसवे वालों को तो रीसेटल किया था दरिया साहब। वो उसकी एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, जी, जी। एंड इट डिड वर्क पार्शियली, Yes, ठीक है। सो yes. कंसीडरिंग दैट उसकी, लेकिन वो आप समझें कि मर्जी पे है कि मैं अता करता हूँ तो ठीक है, वरना नहीं। पॉलिसी कहाँ है? तो इसके लिए इस वक्त में गवर्नमेंट ऑफ सिंध PND डिपार्टमेंट जो है RNR पॉलिसी, रीसेटलमेंट एंड रिहैब पॉलिसी पे काम कर रहा है, जिसके लिए वो पहला उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया वो बहुत ही नाकारा किस्म का ड्राफ्ट था। तो कंसल्टेशन उस पर मुख्तलिफ शहरों में करवाई है NGOs ने, हमारे दोस्तों ने, ठीक है। अब उसका सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह है कि आप जब बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो जो रिहायशी है वो उसको आप 24 घंटे देते हैं कि चले जाए। तरबेला डैम, मंगला डैम की यही कहानी है। 1-1 लाख लोगों को फ़ौरन बताया गया कि जनाब ये नेशनल इंटरेस्ट में है। लैंड एक्विजिशन का जो लॉ है
ये अप्लाई करता है और इसके नतीजे में यानी अगर आप ओवरऑल पिक्चर Compensate किया देखें, गया उन्हें। दिस इज़ अ कॉलोनियल सिस्टम, ये सेल्फ सर्विंग क्लास सिस्टम है जिसमें कि आम आदमी का कुछ भी नहीं है, राइट्स नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। Absolutely. शब्बर साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है रीसेटलमेंट के हवाले से? रीसेटलमेंट के एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स यासिर दरिया और ये हैं और जो ज़्यादा आप बेहतर agree of course- करते हैं whatever they've बिल्कुल said? एब्सोल्युटली, और ज़्यादा बेहतर सलमान बलोच साहब बता क्योंकि सकेंगे। उन्होंने जो तस्वीर दिखाई है वो तो ऐसे ही लग रहा है कि बदमाशी कब्जा माफिया की तरह आए हैं और बोले निकलो यहाँ से। लेकिन एब्सोल्युटली इसी तरीके से है जो है। और अच्छा, ये हिस्ट्री रही है कराची की अनफॉर्चुनेटली कि अंधाधुंध जो है कहते हैं घर जो कहते हैं गिरा दिए जाते हैं, मिसमार कर दिए जाते हैं और फिर बेदखल बेसिकली कर दिया जाता है, दरबदर कर दिया जाता है। और बात हुई है कि अगर गुजरनाले तक बात से बात अगर शुरू होगी, जो गुजरनाले में रिसेंटली हुआ, तो बात फिर इमार तक जाएगी और क्रीक विस्ता तक जाएगी। क्योंकि अगर गुजरनाला इलीगल ज़मीन पे के ऊपर बना हुआ है तो जो कोस्ट जो रिक्लेम हुई है वो भी इलीगल है। तो खैर, मगर मैं इस साथ में ये भी लियाकत साहब ने जो दो बातें की, 2 दफ़ा जो कहते हैं सेटलमेंट की और जो कहते हैं उसकी बात की। एक जगह तो उन्होंने हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में अंडरमाइन किया कि जो कहते हैं जी ये तो समाजी कारकुन है, जो कहते हैं सलमान बलोच। ऑफ कोर्स सलमान बलोच साहब को जो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, मगर मैं भी इस जो प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इम्पैक्ट हूँगा, Effecties में है। लेकिन बिल्कुल इफेक्टिव वो लिखूंगा। पूरा कराची इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट पूरा कराची डूबेगा तो पूरा कराची अफेक्ट ही बन जाएगा। पूरा इस कराची project अफेक्ट होगा। तो बिल्कुल मैं इसको जो है कहते हैं उसी तरीके से लड़ूंगा जिस तरह से जो कहते हैं सलमान बलोच साहब लड़ेंगे। और दूसरा जो सेटलमेंट की बात हो रही में। है, जब आप लड़ते हैं तो लोग आपसे पूछते जरूर होंगे, भाई आपका क्या जाता है, आप क्यों लड़ते हो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पूछते हैं। और जो है मेरा यही जाता है कि जो जैसे दुनिया भर में जो क्लाइमेट स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो फिर इस तरह से आप ग्रेटा थनबर्ग से भी जाके पूछें, डेविड एटनबरो से भी जाके पूछें, लियोनार्डो डिकैप्रियो से भी जाके पूछें कि उन सब का क्या जाता है। और फिर जो कहते हैं शहरी नमान क्यों गई कॉप पे, उनसे भी जाके पूछें वो तो उनका वजीर क्या आजम जाता के है। साथ पूरी काबीना के साथ गई थी। नहीं, मगर उनका क्या जाता है कि अगर जो कहते हैं सब लोग डूब जाएं, तो फिर तो सवाल तो सबसे पूछा जाए। तो फिर वो उसी तो तरह से- हुकूमत में हुक्म रहा है, उनको तो जवाब देना है ना, उनको तो कयामत के रोज भी एक एक चीज का जवाब देना है। तो हुकूमत तो हमारे ऊपर कह रही है ना, जो हम लोग हमारा जो कुछ जाता है, तो तभी तो वो जो कहते हैं उधर अब पहुंचे। लियाकत साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ इस पूरी डिस्कशन में, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नादिर गबूल अब थोड़ी देर पहले पोजीशन पेश कर रहे थे, नैरेटिव पेश कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, तो वहां पर बड़ी रोजी पिक्चर है कि बहुत अच्छे हालात हैं, बिल्कुल सही काम हो रहा है, 100 साल का दरख्त काट दिया, मैंग्रोव्स लगा दिए, बेहतरीन काम हो गया। लेकिन जब ये जो लोकल लोग आपके सामने इस वक्त लियाकत साहब बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो कुछ लग ऐसा रहा है कि जो कागजों में हो रहा है जमीनी हकायक उसके मुकम्मल तौर पे बरक्स हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो मैं अर्ज़ कर दूँ, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा ना कि वहाँ से ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीनें ली जा रही हैं। देखिए, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो स्टेट लैंड हैं, ठीक है। कुछ आबादी में जो आबादी ऐसी है जो लोगों की सर्वे लैंड है या ना क्लास लैंड है, जो वहाँ पे डेफिनेटली साफ ज़ेरे अगर इफ़ेक्टिव होंगे, जब ये प्लान बनता है तो जब इसकी आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो डेफिनेटली इफ़ेक्टिव जो बैठे हुए हैं जिनको वहाँ से हटाया जाएगा तो उनको कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट। जो ना उनकी इजाज़त के बगैर या उनको कंपनसेशन के बगैर आप इतनी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर नहीं जा सकते। अगर इस तरीके से आप लेकर जाएंगे, लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, डेफिनेटली लोग रोडों पे आ जाएंगे। अब वो पहले वाला दौर नहीं, पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप किसी की एक इंच ज़मीन जो है ज़बरदस्ती हथिया लेंगे। ऐसा नहीं, आपके पास अदालती फोरम भी मौजूद हैं, आपके पास जो है वो प्रोटेस्ट करने का हक भी मौजूद है, और आज के पास सबसे बड़ी ताकत आपको सोशल मीडिया है। छोटी सी बात होती है तो लोग रोडों पे निकल आते हैं, सोशल protest मीडिया भी करते सर हैं। बंद हो जाता है एक फोन कॉल पे। जी बिल्कुल है, डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन अब वो तो एक बड़े इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जो है ना बंद हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए जो है ना सोशल मीडिया बंद नहीं होता, लोगों की आवाज़ जो है वो पहुंचती है पूरी दुनिया में, पूरी मुल्क के अंदर जो लोग देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आर्डर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जहाँ पर लोग इलीगली बैठे हुए हैं, जो सरकारी ज़मीनें इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो हमारी सरकारी मशीनरी है उनको किससे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली उन आर्डर नोटिस भी नहीं देंगे सर? नहीं, नोटिस देते हैं, डेफिनेटली नोटिस देते हैं, फाइनल नोटिस देते हैं। अगर उसके बाद भी अगर वो ज़मीन को खारिज नहीं करते तो उसको रिमूव कर सकते हैं। उनके पास बाकायदा आप देखें बहुत सारी ऐसी सरकारी ज़मीनें वागुजार कराई जाती हैं, लेकिन लैंड ग्रेबर क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो है ना वहाँ पर लोगों को आबाद करते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद जो लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली जब रियासत जो है एक्टिव होती है तो फिर रियासत उन तमाम चीज़ों को रिमूव करती है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, आप उनको खिलाफ उनके केस नैब में भेजें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटते हैं, वहाँ लोगों को आबाद करते हैं, सरकारी ज़मीनें बेचते हैं, उसके बाद जाके उनको जब
सरकार उनको हटाती है तो फिर लोग इफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना हमें कानून साजी करनी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये वो माफिया है जिसका आप शुरू में कह रहे थे कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं और अनटचेबल लोग हैं, इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करने की जरूरत सर है। आपको डर लगता है इन लोगों से? देखिए, हम तो रोज़ाना फेस करते हैं और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं लगता। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। हम तो हमेशा जाके जो है जब भी किसी फेस ऐसे करते हैं कि उनका वकील बन के करते हैं या उनके मुखालिफ होते हैं? नहीं, सर, अगर देखिए, उनके दोनों- वकील बन रहे तो आपकी पांच होंगे। देखिए मेरी बात सुने, दोनों बातें होती हैं। कहीं हम उनके वकील भी होते हैं, कहीं हम उनके मुखालिफ भी होते हैं। Right. ठीक है, अच्छा, वकील अब तो एक प्रोफेशनल होता है साहब। जहाँ हम देखते हैं किसी गरीब के साथ ज्यादती हो रही है तो हम गरीब के साथ देते हैं। अगर माशाअल्लाह। हमारे पास कोई अमीर आ जाता है तो उसके साथ भी खड़े दरिया होते साहब जल्दी से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ब्रेक पे जाना है, ईमान जी को हाँ। कब नोटिस आएगा ये भी पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं जी जी हाँ। दरिया साहब। जी हाँ, जी हाँ। इसमें ऐसा है कि जो नागौरी का एक वहाँ पे ह्यूज फार्म है, जी 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 ठीक है ना, उसका सारा जो फजला है वो डायरेक्ट मरी नदी में आ रहा है। इसके अलावा ये गंदा पानी जो है ना इस तरह से छोड़ा जा रहा है कि लोकल फार्मिंग को डिस्करेज किया जाए, ठीक है, वो उनके लिए लाइफ मलीर नदी का पानी जबरदस्ती गंदा किया जा रहा है कि लोकल फार्मर्स वहां पे फार्मिंग ना कर सके और भाग जाएं। जी हाँ। और ये वैसे तो पूरे कराची के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो पूरे कराची का आप समझे बाथरूम जो है ना वो आपके दरियाओं में जा रहा है कराची के, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का सिंध में जा रहा है। इसमें मैं मैंग्रोव्स की बात ऐड करना चाहता हूँ। जल्दी से सर। मैंग्रोव्स जो हैं वो अभी भी काटे जा रहे हैं एग्जैक्टली बंडल बुड्डो के एरिया में, जो कि कराची के सबसे नज़दीक है। हमें नहीं मालूम है कराची के रहने वालों को कि हम इंडस डेल्टा के किनारे रह रहे हैं। एक तरफ हमारा इंडस डेल्टा है जो यहाँ से शुरू होता है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर तक जाता है, जिसका कि अब सिर्फ 8% बाकी है, ठीक है। तो जो ये पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, ये गिनना कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये 2008 से गिनना शुरू कर रहे हैं कि वहाँ से जो है ना हमने प्रोग्रेस कर ली है। इनसे कहें 1865 और 1927 जब ये डिक्लेयर हुआ था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आप यहाँ कोई चीज़ डेवलपमेंट के नाम पे कर ही नहीं अंग्रेजों ने सकते। डिक्लेयर किया था ये जब से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, एग्जैक्टली 1927 आफ्टर सर्वेज, ठीक है। इसका मतलब अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर फाइटिंग ओवर द लैंड, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इस दौरान में क्योंकि पोर्ट कासिम का इलाका हेवीली सिक्योरिटाइज्ड है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, उनको जाहिर है सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, नेवी एयरफोर्स सब वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उनकी नज़र के नीचे रोज़ मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जनरेटर्स के साथ। वो रात में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पूरे पूरे ट्रक्स जो हैं वो कराची आते हैं और बारबेक्यू कोल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। रोज़ हो रहा है ये। यानी सब मिले हुए हैं ना दरिया साहब? इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूँ, इसमें डिपार्टमेंट्स की क्या पोजीशन है। ब्रेक के बाद कर देंगे जी जरूर। क्योंकि ब्रेक का मुझसे बहुत प्रेशर आ गया है, प्रोड्यूसर साहब बड़े नाराज हो जाते हैं, ब्रेक लेट लेता हूं। और मुझे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है एजुकेशन सिटी के हवाले से भी। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान, बिकॉज इट्स नाउ और नेवर। वेक अप। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले दरिया साहब हमारे प्रोग्राम में बहुत सीरियस बात कर रहे थे और मुझे उनको रोकना पड़ा था, टोकना पड़ा था। दरिया साहब प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई स्टॉप्ड यू। जी हाँ, तो मैंग्रोव जो हैं अगर कोई क्लेम कर रहा है कि अभी नहीं काटे जा रहे पुराने 100 साल के, तो इसका मतलब ये है कि वो इब्राहिम हैदरी से क्रॉस करके आगे उन्होंने कभी जाने का इरादा नहीं किया। इरादा ही नहीं किया। अगर वो कहें तो हम उनको कश्ती में लेके जा सकते हैं। दावत दे रहे हैं आप? आपको आवाज़ आएगी कि जब ये कटिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक सॉज चल रहे हैं, ठीक है, यानी इतने और चौड़े। ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए काटे जा रही है जगह, रिक्लेम करने के लिए? नहीं, क्यों काट रहे हैं ये तो सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज के अंडर इसको कोयला बनाने के कोयला लिए? बनाने के लिए। अनबिलीवेबल। यकीन की मतलब हैरत की बात है। अगर आप हमारी बात ना माने तो तारिक अलेक्जेंडर कैसर साहब जो COP 27 में गए थे, उन्होंने वहाँ पे वीडियो प्रेजेंट की थी। उनके जो यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, बाकायदा उनके पास जो कहते हैं डॉक्यू सीरीज मौजूद है जहाँ पे जो ये चेन सॉस के साथ वो काट रहे हैं असल पूरा में पूरा। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर। तो जिस वक्त में बुंडल और बुड्डो का केस हो भी रहा था, उस ज़माने में बिल्कुल जब केस एंड पे पहुंचने वाला था, ठीक है ना, तो पोर्ट कासिम का भी एक प्रेस रिलीज आ गई कि नहीं ये तो हमारी ज़मीन है। ये हमेशा से आवाज़ आती है लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि
ये एरिया मैंग्रोव्स का ज़ाहिर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, लेकिन सिक्योरिटाइज होने की वजह से उनको दूसरे मौके मिल रहे हैं कि वो आराम से मैंग्रोव्स काट के बेचें। मौके से फायदा उठाइए, जी हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अबीरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन सिटी का नाम लिया जाता है कि इसी एरिया में एक एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है जो हमारे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नौजवानों का मुस्तकबिल के मेहमान हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। डू यू थिंक कि ये एजुकेशन सिटी कवर अप के लिए बनाई जा रही है या कोई और वजह है? आपकी राय क्या है इस एजुकेशन सिटी के ऊपर अबीरा? देखिए, ये सारे मंसूबे जो है ना, ये एक तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि मलीर के अंदर, दरिया के अंदर जो पोल्यूशन है, आलूदगी जो फैल रही है, तो इसकी वजह एक ये भी है कि उस उधर 3-4 फैक्ट्रियां बनी गई हैं सीमेंट की, और उधर से जो धुआं निकल रहा है और उधर से जो एफ्लुएंट आ रहा है, टॉक्सिक वेस्ट, वो तो ये पूरा एरिया जो था ये ज़रई एरिया है, और इसको ज़रई से कमर्शियल करने के लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी यानी कि एक प्रोसेस है कंसल्टेशन का, वो नहीं हुआ। अभी 2 हफ्ते पहले हम लोग जोकिया की जमीन पे ही थे, जहाँ यानी कि एक ऐसा टुकड़ा था जहाँ मैं आपको बताऊं कि 5000 कदीमी दरख्त थे, और वो दरख्त जो है, अगर आप कराची में पैदा हुए हैं और कराची की सकाफत को आप समझते हैं, हमारी यानी कि क्विजीन को समझते हैं, तो ये वो दरख्त हैं और ये वो जमीनें हैं जिससे हमारी क्विजीन जुड़ी हुई है। पपीता हो गया, फालसा, आम, बेर, सीताफल हो गए, और सब्जियों के अंदर लौकी, मिर्ची, टमाटर, ये सारी चीजें। तो ये आप खत्म करके, आप इसको जिस तरीके से फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म के ट्रांजिशन में यूरोप के अंदर एक हुआ था इंक्लोजर ऑफ द कॉमन्स, कॉमन्स यानी कि ज़रई जमीन है, खुली जमीन है, कोई भी चाहे एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, और यानी कि कदीमी एक तरह के समझौते हैं लोगों के बीच में कि काठोर से गडाब का एक ये रास्ता है, और फ्रीली जिसकी भी जमीन हो, फ्रीली लोग जो हैं इधर से उधर चलेंगे। अब अगर आप देखते हैं तो दीवारें आ गई हैं, जिसको मैं कह रही हूँ कि इंक्लोजर ऑफ द कॉमन्स, जिसके ऊपर माहौलियात का बहुत डीप इम्पैक्ट है। तो आपने हर जगह दीवारें बना दी। इसी तरीके से अगर आप एजुकेशन सिटी जहां बनने जा रहा है आप उसको देखें, तो उधर किसी ने 10-15 साल पहले ऑलरेडी कुछ एक टुकड़ा जमीन का था, वो इंडस को या पता नहीं किसी इदारे को बेच दी। अब बाकी पूरा एरिया जो है वो खुला है, आप एक कोने से मीलों चलें दूसरे, लेकिन वो जो जमीन बेची है वो प्राइवेटाइज हुई है, तो उसको सरमायादारों के हाथ में दिया है, किसानों ने। तो उधर फिर आपने दीवारें देख ली, और दीवारों के ऊपर आपने वो बहुत ही जो खतरनाक किस्म की बार्ब वायर होती है वो आपने देख ली। तो फिर हम होगा ये कि ये टुकड़े बन जाएंगे, और माहौलियात के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा। और अगर हम तालीम की बात करते हैं, तालीम जो है उसकी जुड़त होती है शऊर से, और जब तक आपके अंदर ये शऊर नहीं है कि आप किस तरीके से माहौलियात और एक इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं, और हमें एक क्लाइमेट के यानी कि बदतरीन क्लाइमेट के इवेंट्स यानी कि सैलाबों और उसके खतरे में आप हमें डाल रहे हैं, तो फिर शऊर कहाँ गया? आप किस नाम पे एजुकेशन सिटी बनाएंगे? आप क्या उन स्टूडेंट्स को, उन तलबा को सिखाएंगे कि जिस जमीन पे तुम बैठे हो वो किस तरीके से एक तबाही, एक बर्बादी के बाद ये आपका कॉलेज बना है? ठीक है, 20 साल पहले जो कॉलेज बने और फेज 8 जो बना, चले ये भी सारे, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अभी तो ये सारी नॉलेज, सारा शऊर क्लाइमेट के हवाले से भरपूर अंदाज में लोगों के सामने आ रहा है। तो अब इससे मुकरने की जरूरत तो नहीं है, जो हो गया Right, पहले अबीरा। नुकसान वो हो गया, बट नो मोर टेकिंग ऑफ द कॉमन्स। यकीनन यकीनन आप जिस तरफ निशानदेही कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी अगर हम आंखें खोल लें, अभी भी अगर हम नींद से उठ जाएं और वेकअप हो जाएं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। बलोच साहब, योर क्लोजिंग कमेंट्स। एजुकेशन सिटी तो अच्छी चीज़ थी, तालीम आम करने की बात हो रही थी, क्या उस पर भी आपका इख्तलाफ है बलोच साहब? इख्तलाफ एजुकेशन सिटी पे नहीं है, स्पेसिफिक टर्म पे नहीं है। इख्तलाफ ये है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक एजुकेशन सिटी बना रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को ज़मीन दी गई है, तो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन इदारे वहाँ बने हैं, वहाँ पे लोकल का क्या बेनिफिट है? लोकल सिर्फ अपनी ज़मीनें दें, गवर्नमेंट के बताए हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट के अगर लोकल को स्कॉलरशिप्स मिल जाएं, बेनिफिट्स मिल जाएं, तो कुछ तो कम से कम आप एक जगह बना रहे हैं, लोकल को कोई तो आप मुस्तकबिल का चार्ट इंसेंटिव दें। प्लान दीजिए। बिल्कुल। अगर उनका एग्रीकल्चर लैंड आप तबाह कर रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर से जो उनका एक्सपीरियंस है उनसे आप उनको
वो ग्राउंड ही छीन रहे हैं, वो अब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। क्या मालूम को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दें सर वहाँ? तो कम से कम उनको स्किल डेवलपमेंट के आप जो इदारे बना रहे हैं, आप कम से कम उनके लिए सीट तो रिजर्व रखें कि ये लोकल्स के लिए है, ये सीट स्कॉलरशिप पे होंगी और यही बच्चे पढ़ेंगे। एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो ऐसे एजुकेशन सिटी का मुझे बताएं मलिर के अवाम को क्या फ़ायदा जब उनका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा। डिफेंस से बच्चा आके वो पढ़ेगा, सूट्स में पढ़ेगा या सो एंड सो इदारे में पढ़ेगा, तो वो बच्चा तो सिर्फ वो कार से या जिस गाड़ी से वो मूव करेगा उसके धुआं को ही वो फील कर सकता है, और वो यादें उसके पास होंगी कि यहाँ एक योर आवाज़। क्लोजिंग रिमार्क्स बलोच साहब। मैं ये कहता हूँ कि अब भी वक्त है, सिंध गवर्नमेंट अपने मासेस के लिए बारे में सोचे। बिल्डर्स माफिया के साथ पाकिस्तान को हमने बहुत तबाह कर दिया। अगर हम ग्रीन पैचेस को, ग्रीन बेल्ट्स को तबाह करेंगे तो कराची तो रहने के काबिल नहीं रहेगा। अभी भी इन्वायरमेंट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कराची सबसे बुरे में हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एयर क्वालिटी को मेजर कर सके, मालूम पड़े कि हवा में कितनी बुराइयां मौजूद हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जी, यासिर बैठे में उस पे आपको बहुत ज्यादा बता सकते है, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। जी, सीपा जो है ना, उनकी छत के ऊपर जायका का दिया हुआ 2008 का बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, जिसको वो जान के खराब करके रखते हैं ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि हवा कितनी आलूदा हो ताकि चुकी है, उनको चेक ना करना पड़े, काम भी ना करना काम भी ना करना पड़े। पड़े। योर क्लोजिंग रिमार्क्स दरिया साहब, 30 सेकंड्स। ओके, सो आई थिंक सिटीजन्स, हम शहरी हैं, हमारे राइट्स हैं, और लॉ ये कहता है कि राइट टू लाइफ के लिए गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। इट्स अ नेसेसिटी। पहले वो होगा तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ में इजाफा होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिकली ये देखा गया है अमलन कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इन्वायरमेंट इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। तो ये लोग पेपर वर्क में बहुत तेज़ हैं। यानी आप इमेजिन करें कि वेबसाइट के ऊपर EIA रखा हुआ है, जो मुल्क के बाहर से एक्सेस कर रहा है उसको डिफरेंट वर्जन मिल रहा है, जो मुल्क के अंदर से एक्सेस कर रहा है उसको डिफरेंट वर्जन। यानी चोरी में हम एक नंबर हैं, 2 नंबर काम में 1 नंबर। इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है Right. कि कोई हद नहीं। सो दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि अमलन पीपल्स पार्टी के लिए इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी वेरी लो प्रायोरिटी, जिसका कि उन्हें बाद में ख्याल आता है। मलिर Right. एक्सप्रेसवे में EIA कंस्ट्रक्शन के 1 साल बाद शुरू किया गया। अल्लाह अकबर। योर क्लोजिंग रिमार्क्स शबर साहब। जी देखिए, पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो टैगलाइन है वो यही है कि हर कोई तो ये तो कहता है कि जान है तो जहान है, मगर अब ये वक्त आ चुका है कि हम लोग इस बात को समझ लें कि जहान है तो जान है, और देयर इज़ नो रूम फॉर सेटलमेंट। लियाकत साहब भी जैसे कहते हैं कि लोग भी सेटल कर लेते हैं, हम तो बिल्कुल सेटलमेंट ये नहीं कहते हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी जो अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक आपकी वो पहुंच जाती है, बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाती है, तो तबाही है। So as far as climate change and environmental issues are concerned, we're in no mood to settle। और मैं ये कराची वालों से भी, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से अपील करूँगा कि जैसा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि दे शुड वेक अप एंड रियलाइज कि क्लाइमेट लाइक इशू इज़ वेरी रियल, वेरी कनेक्टेड विथ रियल टाइम प्रॉब्लम्स। उसमें आपका सीवरेज का मसला भी आता है, पानी का मसला भी आ जाता है, वाइल्ड लाइफ का भी, सड़कों का भी, दरख्तों का, तमाम मसाइल, हेल्थ, पॉपुलेशन सेंसस मजाक बना के रखा हुआ है जिस तरह का है, यानी तो बट ऑफ कोर्स वी हैव टू बी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम, बट जहान है तो जान है एंड नो रूम फॉर वेरी वेल सेड। जाकिर साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, एजुकेशन सिटी के हवाले से जैसे अभी बलोच साहब ने कहा, देखिए अगर किसी जगह पे एजुकेशन सिटी बन रहा है या डेवलपमेंट हो रही है तो उसके फ़वाइद किसको होंगे? वहाँ के मकामी लोगों के होंगे कि तालीम, सेहत, इलाज, मुआवजा उनको वहाँ लोगों को घर पे मिलेगा, वहाँ उनके बच्चों को तालीम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो है ना अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहाँ के मकामी लोगों के लिए, ताकि वहाँ के बच्चे जो है ना स्कूल में जाएँ, पढ़ें और जो है ना एजुकेटेड होकर अच्छे शहरी बने और वहाँ पे एक इलाका अच्छा डेवलपमेंट हो और वहाँ के लोगों को जो है ना सहूलियात फराम हो जाना। तो ये इसलिए गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। आप कॉम्प्रो करवा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में जो पास्ट के जो केसेस हम देखते हुए आ रहे हैं, इससे पहले भी जब लियारी का प्रोजेक्ट बना आपका जो है ना, उस वक्त भी केसेस फाइल हुए, उसका क्या नतीजा निकला? तो इसका वही नतीजा निकला जो कोई पास्ट में निकला है। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन जो बात
हमारे पैनलिस्ट अहमद शब्बर साहब ने की बड़ी खूबसूरत की कि हम समझते थे कि जान है तो जहान है, हकीकतन जहान है तो जान है। ये अल्लाह की एक नेमत है, एक रहमत है। और मौसमियाती तब्दीलियों ने हमें बता दिया है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको हम तरक्की के नाम पर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कीमत हम अदा कर रहे हैं, वो नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है और उस नुकसान का अजाला हम पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे। कई 100 साल गुजर जाएंगे, ये सैलाब आते रहेंगे, ये जलजले आते रहेंगे, ये खुश्क सालियाँ आती रहेंगी, हीट वेव्स भी चलती रहेंगी। लेकिन अगर हमने मिन हैसल कौम ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे लिए एक लटकती हुई तलवार है, तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, यासिर दरिया साहब, नादिर कबूल साहब, अबीर आशफाक, अहमद शब्बर, सलमान बलोच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वेक अप पाकिस्तान। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।